मैं विकास शर्मा सरस्वती एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके पीछे क्या घटनाएं थी, किस तारीख को, किस सन को हुआ, ये सभी जानकारी लेते हैं। तो पहली बात है कि ये घटना हुई कहाँ थी। तो ये घटना अमृतसर पंजाब के अंदर हुई थी। ठीक है, ये घटना किस दिन घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 को। ये क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 को। इसके अपराधी कौन थे? ब्रिटिश भारतीय सैनिक और डायर। ब्रिटिश भारतीय मतलब ब्रिटिश सैनिक भी, और ब्रिटिश सैनिकों में जो शामिल थे अपने भारतीय सैनिक भी उनमें शामिल थे, और जनरल डायर जिसने बिना किसी आदेश के गोलियां चलवाई थी। निहत्थे लोगों की जान चली गई थी। कितने लोगों की इसमें जान गई? इसमें 370 से अधिक लोगों की जान गई थी। कितने लोग घायल हुए? तो 1000 से अधिक लोग इसमें घायल हुए, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटित हुई थी। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी। तो अब शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि साल 1919 में घटी थी। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा की गई थी। भाई ये क्यों हुआ? हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को रोकने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस हत्याकांड के बाद हमारे देश के क्रांतिकारियों के हौसले कम होने की जगह और मजबूत हो गए थे कि अब हमें अंग्रेज़ों का खात्मा करना है, हमें आज़ादी पानी है, हमें अंग्रेज़ अपने भारत से भगाने हैं, हर हालत में हमें आज़ादी पानी है। इसके लिए लोगों के दिल में रोष पैदा हो गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रोध पैदा हुआ। तो ये अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बुरा हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1919 में जिसके कारण जलियांवाला बाग में मौजूद बेकसूर लोगों की जान ले ली गई थी, है ना। वो तो आराम से बैठे थे। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी कौन था और उसे क्या सजा मिली थी? इन सब सवालों के जवाब आपको इस लेख में दिए गए हैं। तो आइए वो सभी भी जानकारी हम पढ़ते हैं। साल 1919 में हुई घटनाक्रमों की जानकारी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ था विद्रोह। रॉलेट एक्ट, है ना। एक्ट कानून क्या था? साल 1919 में हमारे देश में कई तरह के कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए थे और इन कानूनों का विरोध हमारे देश के हर हिस्से में किया जा रहा था। 6 फरवरी साल 1919 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक रॉलेट नामक बिल को पेश किया था और इस बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मार्च के महीने में पास कर दिया था, जिसके बाद ये बिल एक अधिनियम बन गया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे पढ़ते हैं। इस अधिनियम के अनुसार भारत की ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और उस व्यक्ति को बिना किसी जूरी के सामने पेश किए जेल में डाल सकती थी, यानी बिना कोर्ट में ले जाए। इसके अलावा पुलिस 2 साल तक बिना किसी भी जांच के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रख सकती थी। इस अधिनियम ने भारत में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को एक ताकत दे दी थी। अब वो अपनी मनमानी कर सकते थे कैसे भी। इस अधिनियम की मदद से भारत की ब्रिटिश सरकार भारतीय क्रांतिकारियों पर काबू पाना चाहती थी और हमारे देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलनों को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी। इस अधिनियम का महात्मा गांधी सहित कई नेताओं ने विरोध किया था। गांधी जी ने इस अधिनियम के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन पूरे देश में शुरू किया था। ठीक है, इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सत्याग्रह आंदोलन। तो ये क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है दोस्तों, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत साल 1919 में शुरू किया गया। सत्याग्रह आंदोलन काफ़ी सफलता के साथ पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चल रहा था। इस आंदोलन में हर भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। भारत के अमृतसर शहर में भी 6 अप्रैल 1919 में इस आंदोलन के तहत एक हड़ताल की गई थी और रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस अहिंसक आंदोलन ने हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया था, है ना। 9 अप्रैल को सरकार ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।
इन दो नेताओं के नाम डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल था। इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें अमृतसर से धर्मशाला में स्थानांतरित कर दिया था, जहां पर इन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अमृतसर के ये दोनों नेता यहाँ की जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे और अपने नेता की गिरफ्तारी से परेशान होकर यहाँ के लोग 10 अप्रैल को इनकी रिहाई करवाने के मकसद से डिप्टी कमेटीर मिल्स इरविंग से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन डिप्टी कमेटीर ने इन लोगों से मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इन गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन, तार विभाग सहित कई सरकारी दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया। तार विभाग में आग लगाने से सरकारी कामकाज को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि इसी के माध्यम से उस वक्त अफसरों के बीच संचार हो पाता था। इस हिंसा के कारण 3 अंग्रेज़ों की हत्या भी हो गई थी। इन हत्याओं से सरकार काफ़ी गुस्से में थी और हमसे नाराज़ थी। ठीक है, डायर को सौंपी गई अमृतसर की जिम्मेदारी। जनरल डायर को अमृतसर के बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए भारतीय ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य की जिम्मेदारी डिप्टी कमेटीर मिल्स इरविंग से लेकर ब्रिगेडियर जनरल REH डायर को सौंप दी थी और डायर ने 11 अप्रैल को अमृतसर के हालातों को सही करने का कार्य शुरू कर दिया। पंजाब राज्य के हालातों को देखते हुए इस राज्य के कई शहरों में ब्रिटिश सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ, ये भी आपकी बुक कानून पास किया मार्शल लॉ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब राज्य के हालात को देखते हुए कौन सा कानून पास किया गया? मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत नागरिकों की स्वतंत्रता पर और सार्वजनिक समारोह का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। किस कानून के तहत? मार्शल कानून के तहत। ठीक है दोस्तों, मार्शल लॉ कानून क्या है? मार्शल कानून क्या है? जहाँ पर भी 3 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था, उन्हें पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया जा रहा था। दरअसल इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों द्वारा आयोजित होने वाली सभी सभाओं पर मीटिंग जो सभा होती थी उन पर रोक लगाना चाहती थी, ताकि जो क्रांतिकारी है उनके खिलाफ कुछ ना कर सके। तो अंग्रेज़ों की ये चाल थी कि भाई जहाँ भी 3 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे मिले उनको पकड़ के सीधा जेल में डाल दो। ठीक है ना कार्रवाई ना कुछ, सीधा उनको जेल में डालना है। तो ये कौन सा कानून पास किया गया? मार्शल लॉ कानून। ये आपकी बुक में है, 10th क्लास की बुक में है ये मार्शल लॉ कानून क्या था, और ये पेपर में आता भी है। तो जहाँ पर 3 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा पाया जा रहा था उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जा रहा था। ठीक है ना, ताकि क्रांतिकारी उनके खिलाफ कुछ भी ना कर सके। ठीक है दोस्तों, 12 अप्रैल को सरकार ने अमृतसर के अन्य 2 नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था और इन नेताओं के नाम चौधरी बुग्गामल और महाशय रतनचंद था। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों के बीच गुस्सा और बढ़ गया था। और कौन से 2 नेता गिरफ्तार कर लिए उन्होंने? चौधरी बुग्गामल और महाशय रतन। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर के लोगों के बीच गुस्सा और बढ़ गया था, जिसके कारण इस शहर के हालात और बिगड़ने की संभावना थी। हालातों को संभालने के लिए इस शहर में ब्रिटिश पुलिस ने और सख्ती कर दी। पहले भी 2 नेता हमारे गिरफ्तार कर लिए गए थे, किचलू और सत्यापाल जी। ठीक है, उन्हीं के कारण जब वो गिरफ्तार कर लिए गए तब वो मीटिंग हुई थी, जो जनसभा इकट्ठी हुई थी जलियांवाले बाग में, है ना। उन 2 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई थी वो जो मीटिंग हुई, वहाँ सभा चल रही थी। तो ये बातें याद करने की आपको। जलियांवाला बाग घटना की अब कहानी पढ़ते हैं। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में कई संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। इस दिन इस शहर में कर्फ्यू भी लगाया गया था, लेकिन इस दिन बैसाखी का त्यौहार था, जिसके कारण काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के हरि मंदिर, कौन सा मंदिर? हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर आए थे। जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के करीब ही था, इसलिए लोग इस बाग में घूमने के लिए भी चले गए थे। और इस तरह से 13 अप्रैल को करीब 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे। तो कितने लोग इकट्ठा हुए थे इस जनसभा में? 20,000 लोग इस बाग में मौजूद थे, जिसमें से कुछ लोग अपने नेताओं की गिरफ्तारी के मुद्दे पर शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वहीं कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर घूमने के लिए भी आए थे, है ना। गोल्डन टेम्पल के अंदर आए थे। और कब आए थे वो? 13 अप्रैल को ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटना घटित हुई है ना। 13 अप्रैल 1919 को
ठीक है दोस्तों, इस दिन करीब 12:40 पर जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की सूचना मिली थी। ये सूचना मिलने के बाद जनरल डायर करीब 4 बजे अपने दफ्तर से करीब 150 सिपाहियों के साथ इस बाग के लिए रवाना हो गए थे। जनरल डायर को लगा कि ये सभा दंगे फैलाने के मकसद से की जा रही है, लेकिन वो तो शांतिपूर्ण से बैठे थे ना, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन इसलिए इन्होंने इस बाग में पहुंचने के बाद लोगों को बिना कोई चेतावनी दिए अपने सिपाहियों को गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। कहा जाता है कि इन सिपाहियों ने करीब 10 मिनट तक गोलियां चलाई थी। वहीं गोलियों से बचने के लिए लोग भागने लगे, लेकिन इस बाग के मुख्य दरवाज़ों को भी अंग्रेज जो सैनिक थे उन्होंने बंद कर दिया था। इतनी बुरी तरह से हमारे साथ व्यवहार किया गया था, है ना। और ये बाग चारों तरफ से 10 फीट तक की दीवारों से बंद था। ऐसे में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बाग में बने कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थी और कुछ समय में ही इस बाग की ज़मीन का रंग बिल्कुल लाल हो गया था। कितने लोगों की हुई थी हत्या इसमें? इस नरसंहार में 370 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। इस नरसंहार में 7 हफ्ते के एक बच्चे की हत्या भी कर दी गई थी। इसके अलावा इस बाग में मौजूद कुएं से 100 से अधिक लाशें निकाली गई थी। ये लाशें 100 ज़्यादातर बच्चे और महिलाओं के ही थे। कहा जाता है कि लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने उन्हें नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुताबिक इस हादसे में करीब 1000 लोगों की हत्या हुई थी और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने केवल 370 के करीब लोगों की मौत होने की पुष्टि की थी, ताकि उनके देश की छवि विश्व भर में खराब ना हो सके। इतने चालाक थे अंग्रेज। डायर के फैसले पर उठे सवाल। जनरल डायर के फैसले पर इस नरसंहार की निंदा भारत के हर नेता ने की थी, और इस घटना के बाद हमारे देश को आज़ाद करवाने की कवायद और भी तेज हो गई। अब लोगों को और भी लगा कि हमें अपने देश को आज़ादी मिलनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार के कुछ अधिकारियों ने जनरल डायर के द्वारा किए गए इस नरसंहार को सही करार दिया था। बेकसूर लोगों की हत्या करने के बाद जब जनरल डायर ने इस बात की सूचना अपने अधिकारी को दी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डवायर ने एक पत्र के जरिए कहा कि डायर ने जो कार्रवाई की थी वो एकदम सही थी और हम इसे स्वीकार करते हैं। यानी अंग्रेज अभी भी अपनी गलती पर पछता नहीं रहे थे। वो अभी भी सोचते थे कि हमने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। यानी इतने सारे आदमी मार दिए, फिर भी ठीक सोच रहे हैं अपने बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी जो अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी थी वो वापस दे दी उनको। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी जब रविंद्रनाथ टैगोर को मिली तो उन्होंने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटाने का फैसला किया। ये क्वेश्चन में ये आपके पेपर में आता है कि कौन सी उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। कौन सी उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस लौटा दिया था? नाइटहुड की उपाधि को, जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। टैगोर ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि उस समय भारत के वायसराय थे, उनको पत्र लिखते हुए इस उपाधि को वापस करने की बात कही थी, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को ये उपाधि U.1 द्वारा साल 1915 में इन्हें दी गई थी। कब दी गई थी इनको ये उपाधि नाइटहुड की? 1915 में। और किस घटना के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। और रविंद्रनाथ टैगोर को ये घटना पता चलते ही उन्होंने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी अंग्रेजों को? नाइटहुड की। और ये उपाधि कब दी गई थी उनको? 1915 में दी गई थी। ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई एक कमेटी, हंटर कमेटी जिसको हम बोलते हैं। जलियांवाला बाग को लेकर साल 1919 में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी का अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर, उसी के नाम पर ये कमेटी बनी थी। लॉर्ड विलियम हंटर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। हंटर कमेटी नामक इस कमेटी की स्थापना जलियांवाला बाग सहित देश में हुई कई अन्य घटनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। इस कमेटी में विलियम हंटर के अलावा 7 और लोग थे, जिनमें कुछ भारतीय भी मौजूद थे। इस कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के हर पहलू की जांच की। भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस घटना के पीछे क्या कारण थे, और ये पता लगाने की कोशिश की कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त जो किया वो सही किया था या गलत किया था। तो ये कमेटी बुलाई गई थी। इसमें कितने सदस्य शामिल थे? 7 सदस्य शामिल थे, है ना। तो 1919 में ही ये इस कमेटी का भी गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी भी इम्पोर्टेंट आपके लिए। 19 नवंबर
साल 1919 में इस कमेटी ने डायर को अपने सामने पेश होने का, जनरल डायर को वहाँ पर बुलाया गया और उनसे इस हत्याकांड को लेकर सवाल पूछे। इस कमेटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए जनरल डायर ने जो बयान दिया उसके मुताबिक जनरल डायर को सुबह 12:40 पर जलियांवाले बाग में होने वाली एक बैठक के बारे में पता चला था, लेकिन उस समय उन्होंने इस बैठक को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। डायर के मुताबिक 4 बजे के आसपास वो अपने सिपाहियों के साथ बाग जाने के लिए रवाना हुए और उनके दिमाग में ये बात साफ थी कि अगर वहाँ पर किसी भी तरह की बैठक हो रही होगी तो वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देंगे। मतलब चाहे हम शांतिपूर्ण समझौते से कैसे भी बैठे, अंग्रेज़ों को तो हमारे ऊपर गोलियाँ चलानी ही थी, उनको हमारे बारे में कुछ नहीं सोचना। इस कमेटी के सामने डायर ने ये बात भी मानी कि अगर वो चाहते तो लोगों पर गोली चलाए बिना उन्हें तितर बितर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उनको लगा कि अगर वो ऐसा करते तो कुछ समय बाद वापस वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते और डायर पर हंसते। डायर ने कहा कि उन्हें पता था कि वो लोग विद्रोही हैं। डायर ने अपने आप सोच लिया कि जितने भी वहाँ पर बैठे हैं सारे विद्रोही हैं, सारे क्रांतिकारी हैं। अपने आप बिना सोचे समझे गोलियाँ चलवा दी, है ना। इसलिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए गोलियाँ चलवाई। जनरल डायर ने अपनी सफाई में आगे कहा कि घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी नहीं थी। वहाँ पर अस्पताल खुले हुए थे और घायल वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकते थे। मतलब जनरल डायर ने गोलियाँ भी चलवा दी और ये कह रहा कि भाई घायल हुए लोगों की मदद करना उनकी ड्यूटी भी नहीं थी। वहाँ पर पास में जो अस्पताल खुले हैं अपने आप जाओ और वहाँ इलाज कराओ। गोलियाँ मार दी तो वो कैसे उठेंगे भाई, आप ही बताओ, है ना। तो इतने क्रूर थे अंग्रेज, उनके दिल में बिल्कुल दया भाव बिल्कुल भी नहीं थे। 8 मार्च 1920 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जनरल डायर के कदम को एकदम गलत बताया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि लोगों पर काफ़ी देर तक फायरिंग करना एकदम गलत था। जनरल डायर ने अपनी सीमा को पार करते हुए ये निर्णय लिया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पंजाब में ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने की कोई साजिश नहीं की जा रही थी, है ना। इस रिपोर्ट के आने के बाद 23 मार्च 1920 को जनरल डायर को दोषी पाते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया, उनको सेवानिवृत्त कर दिया गया, है ना। तो ये भी अच्छा डिसीजन हुआ, उनको वहाँ से हटा दिया गया उनकी पोस्ट से। विंस्टन चर्चिल जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर थे। एक क्वेश्चन अभी बनता है कि किस अंग्रेज ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था, तो किसने कहा था? चर्चिल ने। और साल 1920 में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि जिन लोगों की गोली मारकर हत्या की गई थी उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, बस लाठियाँ थी। जब गोलियाँ चली तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ये लोग जब अपनी जान को बचाने के लिए कोने कोने में जाकर छुपने लगे तो वहाँ पर भी गोलियाँ चलाई गई। इसके अलावा जो लोग ज़मीन पर लेट गए थे उनको भी नहीं बख्शा गया और उनकी भी हत्या कर दी गई। चर्चिल के अलावा ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री एच है ना, क्या नाम है इनका, एच एसिकवैथ ने भी इस नरसंहार को गलत बताया था। तो देखो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या किया। हमने छुपने की कोशिश भी की, लेटने की कोशिश भी की, कुएं में भी अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज मतलब इतने क्रूर थे और उनके दिल में बिल्कुल भी दया भाव नहीं थी। उन्होंने बेकसूर लोगों की हत्या कर दी, उनकी जान ले ली। डायर की हत्या। अब जनरल डायर की हत्या के बारे में बात करते हैं। जनरल डायर जब रिटायर होने के बाद लंदन में अपना जीवन बिताने लगे, लेकिन 13 मार्च 1940 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उनके द्वारा किए गए हत्याकांड का बदला लेते हुए उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में उनको गोली मारी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन से हॉल में उनको गोली मारी? कैक्सटन। और उधम सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उनको कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन वो भी उस बाग में मौजूद थे जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और उधम सिंह एक गोली से घायल भी हुए थे। जलियांवाला बाग की घटना को उधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। इस घटना के बाद से उधम सिंह जनरल डायर से बदला लेने की रणनीति बनाने में जुट गए थे और साल 1940 में उधम सिंह अपनी रणनीति में कामयाब हुए और उन्होंने जलियांवाले बाग में मारे गए लोगों की मौत का बदला ले लिया, यानी जनरल डायर को उन्होंने मार दिया। उधम सिंह की
इस कदम की तारीफ कई विदेशी अखबारों ने की थी और हमारे देश के अखबार अमृता बाजार पत्रिका, कौन सा, अमृता बाजार पत्रिका, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, ठीक है। इस अखबार में कहा था कि हमारे देश के आम लोग और क्रांतिकारी उधम सिंह की कार्रवाई से गौरवान्वित हैं, यानी अपने आप पर गौरव महसूस करते हैं। हालांकि इस हत्या के लिए उधम सिंह को लंदन में साल 1940 में फांसी की सजा दी गई थी। कब दी गई उधम सिंह को फांसी की सजा? 1940 में। किसको मारने के? उसमें जनरल डायर को। वहीं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए उधम सिंह ने कहा था कि जनरल डायर को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो इसी के लायक थे, वो हमारे देश के लोगों की भावना को कुचलना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको कुचल दिया है। मैं 21 वर्षों से उनको मारने की कोशिश कर रहा था और आज मैंने अपना काम कर दिया है। मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ। देखो क्रांतिकारियों के दिलों में भावना कैसी थी, है ना। तो ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी जिनको मरने का भी डर नहीं था, बस एक जुनून था इस मातृभूमि के प्रति कि हमें आज़ादी पानी है, हमें अंग्रेजों का खात्मा करना है। उधम सिंह के इस बलिदान का हमारे देश के हर नागरिक ने सम्मान किया और जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1952 में उधम सिंह को और एक शहीद का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो उधम सिंह को एक शहीद का दर्जा मिला था। मृत्यु कब हुई? 1940 में, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो मुझसे नए जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इस घटना की सही रूप से जानकारी मिले, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।